हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम इस साल के आने वाले सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल्स में, सिर्फ ऑप्शंस टिक नहीं कर रहे हैं। सो आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। पहली वाली जो पार्ट थी ये है सेकेंड पार्ट, और आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ ले आऊँगी। एक वीडियो में कोशिश करूँगी कि 30 मिनट्स तक तो खींची जाए, क्योंकि उससे एक्सटेंड मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ऐप की, और एडिटिंग जो भी ऐप होती है जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करती हूँ वो भी इतना लंबा नहीं चलता है। तो आपको कोई अगर ऐप पता है जो लंबा चलता हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उससे पहले हमने 5 तक तो सॉल्व कर ली थी। अब अगर हम 6 क्वेश्चन पे जाएंगे, इसमें पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम इंडिपेंडेंट कैम। सो आपको पता होगा ये टॉपिक हमको कब मिलती है, जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं। सिग्नलिंग में भी आप जब पढ़ते हैं कि कौन सा क्या जंक्शन किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, तब आपको ये वाला पार्ट मिलता है। ठीक है, तो कैल्शियम इंडिपेंडेंट वाला ये देखिए, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आपको थोड़ा सा इनका डेफिनेशन पता होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम डिपेंडेंट, पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट तो ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट कौन सा है। देखिए सबसे पहले है कैल्शियम डिपेंडेंट में हमारा कैडरीन। ठीक है, कैडरीन अगर कैल्शियम डिपेंडेंट का अगर एग्जांपल हमें पूछा जाता तो सबसे पहले हमें इसे ही चूज़ करना था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम डिपेंडेंट का। ठीक है, जिसमें क्या होती है कि एक कैडरीन मॉलिक्यूल ऐसे अगर एक दूसरे से कनेक्ट अगर करनी होगी तो उनको ऑब्वियसली ऐसे करके स्टिफ रहना होगा, रिजिड रहना होगा, लीनियर रहना होगा। तो ये अगर रहना होगा तो इनको ऑब्वियसली कुछ किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम इसको रिजिड रखती है। ठीक है, कैल्शियम इन सबको रिजिड रखती है। तो इसके वजह से क्या हो जाती है, ये स्टिफ रहते हैं, और स्टिफ रहने की वजह से ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल या फिर कहीं और पे वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैडरीन का ये रोल आ गया यहाँ पे कैडरीन का। तो ऐसे ही सेम वे में हमें सिलेक्टिव में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलती है, फिर उसके बाद ऐसे ही इंटीग्रेट में भी देखने को मिलती है, लेकिन IGSF में हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए IGSF का हमें फुल फॉर्म अगर पता होगा तो हमें आसानी से हम इसका आंसर तक पहुँच ही जाते हैं। IGSF मतलब, पहले तो मैं बता दूँ, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ये तो बहुत कॉमन टर्म है, आपको पता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं। तो अब IGSF का अगर ये वाला फुल फॉर्म है तो इसमें क्या होती है कि जो सेल से सेल अगर कुछ चीज़ कनेक्ट हो रही है तो इसको लिंक करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए कोई कैल्शियम की ज़रूरत, देखिए इनिशियली डायरेक्टली तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे इनडायरेक्टली तो सब चीज़ ही क्या, सब प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब कैल्शियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ये सब पे डिपेंड करती है, लेकिन डायरेक्टली इस पर कैल्शियम का कोई रोल नहीं आता है। तो इसीलिए हम IGSF को चूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा IGSF। अब इतना तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड भी था, अगर आपको पता होता तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते। ठीक है, मैं ये इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। सो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स रेगुलेट टारगेट जीन्स दैट मेडिएट द रीप्रोग्रामिंग ऑफ मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस फ्लावर। सो आपको पता होगा कि हम कुछ ये सारी ना चीज़ें आपको, ये जो भी फैक्टर्स है ना, जीन्स है, ये आपको वर्नलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में तब आपको मिलेगी। तो वर्नलाइजेशन में भी क्या होती है कि वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होती है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। कोई अगर प्लांट है जो कोल्ड परसेप्शन रखता है, ठीक है, कोल्ड परसेप्शन अगर रखता है तो उसे हम वर्नलाइजेशन ठीक है, परसेप्शन, तो उसे हम वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में मानते हैं। तो इस दौरान क्या होती है कि कोई अगर फ्लावर है जो जिसको अगर हमने इस पर कोल्ड टेम्परेचर दे दी, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर दे दी, तो ये क्या करती है, ओके, पहले ये फ्लावर क्या करती है, ये फ्लावर करती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मैंने यहाँ पे गलती की। देखिए अगर कोई प्लांट है जो इनिशियली फ्लावरिंग नहीं कर रही है, ये रहा उसका बड, ये रहा प्लांट जो इनिशियली फ्लावरिंग नहीं कर रही है, तो हम अगर इस पर कोल्ड टेम्परेचर देंगे तो ये फ्लावर करने लगेगी। ठीक है, अगर हम इसकी टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ये फ्लावर नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और कोल्ड परसेप्शन का एक और अल्टरनेटिव होता है जिब्रेलिन्स। ठीक है,
जिब्रेलिन से कोल परसेप्शन का ही वो रोल पे करता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको ठंडा टेम्परेचर नहीं भी दे इस प्लांट को, अगर हम इसमें जिब्रेलिन दे दें तो ये क्या करती है, ये फ्लावरिंग करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें ये वर्नलाइजेशन देखने को मिलती है। अब वर्नलाइजेशन देखने को मिल रही है मतलब कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, इसको रीप्रोग्रामिंग के लिए, इसको अगर प्लांट फ्लावर बनाना है तो, क्योंकि कुछ चीज़ अगर वर्क कर रही हो तो बिना फैक्टर्स के, बिना जीन्स के कोई भी चीज़ परफेक्टली फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, अब इसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन्स में सबसे पहले हमारा, मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता देती हूँ, FC। ठीक है, FC को हम FLC भी कहते हैं, फ्लावरिंग लोकस सी। ठीक है, तो इस जीन्स का, ये जो जीन है इसका काम क्या होता है, ये हमें रोकती है वर्नलाइजेशन होने से। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि ये अगर कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है जो इनिशियल स्टेज में ये बड है उसका, ये अभी तक फ्लावर नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर हम इस प्लांट को अगर हमने FLC जीन दे दी तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर इस प्लांट को हमने FLC, अगर इसमें किसी वजह से FLC म्यूटेट हो गया, अगर FLC म्यूटेट हो गया तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, ये प्लांट फ्लावर करने लगेगा, ये प्लांट फ्लावर करने लगेगा। अगर FLC जीन हमने इसमें दिया है तो ये फ्लावर नहीं करेगा, डेट मीन्स फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसमें क्या पूछा है, तो प्रोड्यूस फ्लावर पूछा है ना, तो FLC इज़ ए नेगेटिव रेगुलेटर, नेगेटिव जीन है ये जो फ्लावरिंग होने नहीं देगा। ठीक, अगर हमने FLC हटा दिया तो फ्लावर हो जाएगा। अब FLC का एक साथी है जो इसको ये सब करने के लिए मदद करता है, और उस FLC का जो साथी है, उस साथी का नाम होता है, उस साथी का नाम है FRI। तो ये FRI जो जीन है ये FLC के साथ मिलके क्या करता है, ये फ्लावरिंग को स्टॉप करता है। सो FLC प्लस FRI अगर ये दोनों मिल गए, ये दोनों भाई अगर मिल गए तो ये फ्लावरिंग नहीं करने देगा, नो फ्लावरिंग। ठीक है, अगर ये दोनों मिल गए तो, अगर हमें ये दोनों म्यूटेट हो गए, FLC अगर नहीं है, FRI नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लावरिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारा B ऑप्शन और D ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं A और C ऑप्शन की तरफ। मैं ये इरेज कर देती हूँ। A और C ऑप्शन में क्या हो रहा है ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये सारे भले ही उसमें कॉन्सेप्चुअल उतना कुछ है नहीं, सब आपको रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं। तो रिमेंबर भी आपको इतनी इन डेप्थ तक करनी है कि ईच एंड एवरी फैक्टर आपको याद रहे। ठीक है, ओके, तो इरेज हो गई है। अभी मैं पढ़ती हूँ आगे, इसमें क्या कहा गया है। इसमें दूसरा जीन है FD जीन और FT जीन। ठीक है, FD और FT। देखिए, फ्लावरिंग के लिए FD और FT दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें आंसर हमेशा किसके बेसिस पे चूज़ करनी होती है, हमें बहुत प्रिसाइज वाले पे चूज़ करनी होती है। तो प्रिसाइज वाले पे जब हम चूज़ करने जाते हैं तो FT और FD का जीन्स में आपको उसका रोल बताती हूँ। जो FT जीन है ना, ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको हम फ्लोरिजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एट द सेम टाइम जब हम FD जीन का देखते हैं, ये भी फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम प्राइमरीली देखें, प्राइमरीली FT जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। FT जीन अकेले फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकता है, लेकिन FD जीन अकेले फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं कर सकता है। FD को ज़रूरत होती है FT की, तभी वो फ्लावरिंग कर पाएगा। अगर FD अकेला है तो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, अगर FT अकेला है तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारे फ़र्क हैं, FT, FD और ये सारी चीज़ों में ना फ़र्क है। तो इससे फ्लावरिंग हो जाएगी ये सारी चीज़ों की वजह से। एंड FT, अब इसमें से अगर हमें प्रिसाइज चूज़ करना हुआ तो हमने क्या चूज़ कर दिया है, FT जीन, क्योंकि FT जीन अकेले प्राइमरीली इट्स रिस्पॉन्सिबल, सेकेंडरी अगर बोला जाए तो FD होगा। अरे इसमें अगर ऑप्शन होता कि FD एंड FT ये दोनों का ऑप्शन होता तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंस हम दोनों को अलग अलग दिया गया है तो हमने जो मोर प्रिसाइज है जैसे कि FT, हमने FT को चूज़ किया है। ठीक है, आई जस्ट होप आपको यह समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी डायग्राम थोड़ी सी याद भी रहनी पड़ेगी, कौन सा ऑर्गेनिज्म का कैसा एग होता है, थोड़ा सा वो तो कॉन्सेप्चुअल में आ जाएगा।
लेकिन अगर आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। मैमल्स में कौन से टाइप का क्लीवेज पैटर्न शो होती है, फिर एम्फीबियंस, फिर ये सब बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, तो आपको वो सब पे ध्यान देनी होती है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ट्यूनिकेट्स की बात करेंगे। तो ट्यूनिकेट्स की बात करते वक्त हम पहले देखते हैं कि ट्यूनिकेट्स का एग कैसा दिखता है। मैंने शायद पहले एग क्लीवेज पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर मैंने नहीं बनाई है तो आप मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, तो अगर शायद मैंने नहीं बनाई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं क्लीवेज जो पैटर्न है, ये सारे जो भी डेफिनेशंस है, ये सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए, क्लीवेज का अगर हम देखें ट्यूनिकेट्स का, तो सबसे पहले मैं आपको ट्यूनिकेट्स का एग का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये रहा ट्यूनिकेट्स का एग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको दिख रही है। तो इसमें क्या एग यॉक एक साइड में क्लस्टर्ड है? नहीं है। एक साइड में होता तो एग ऐसे कुछ होता, यॉक जो होती है वो इस टाइप का होता, ठीक है, एग इस टाइप का होता। क्या एग ऐसे ऐसे है? ये एनिमल हेमिस्फीयर है, ये वेजिटल हेमिस्फीयर है, ऐसे तो नहीं है। तो इस केस में हमने देखा कि ये जो एग है ना, ये ट्यूनिकेट्स का एग है, ये मैंने गूगल से लिया डायग्राम। सो ट्यूनिकेट्स में एग में जो यॉक है ना, ये जो डेंस वाला पार्टिकल आपको दिख रहा है डार्क कलर का, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स ये आइसोलेसिटल है, ठीक है, ये आइसोलेसिटल है। तो इसीलिए हम इसका जो एग्जाम्पल होगा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आइसोलेसिटल में कंसिडर करेंगे। अब आइसोलेसिटल है तो आपको पता ही होगा कि आइसोलेसिटल में बाइलेटरल ही होती है। तो ये रहा आइसोलेसिटल। तो इसमें जब हमने देखा एग यॉक पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने इसको क्या कह दिया, आइसोलेसिटल, और क्लीवेज हमने देखा इसमें बाइलेटरल, ठीक है। आइसोलेसिटल का मतलब क्या होती है, यॉक का स्ट्रक्चर का हम कहते हैं। आइसो मतलब इवनली, तो आइसोलेसिटल बाइलेटरल होगा इसका एग्जाम्पल, आइसोलेसिटल बाइलेटरल। अब सेंट्रोलेसिटल में हम ड्रोसोफिला का एग्जांपल देखते हैं। मीज़ो में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आप इस सब को रिकॉल करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मीज़ोलेसिटल का एक एग्जांपल, टीलोलेसिटल का एग्जांपल आप गूगल में करिए एंड देन मुझे बताइए कि क्या है आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड देन सेंट्रोलेसिटल का तो मैंने आपको बता दिया, ड्रोसोफिला। सेंट्रोलेसिटल में क्या होती है कि ये यॉक है ना, ये सेंट्रली होती है, कुछ इस टाइप का होती है। तो इसीलिए हम, और जो क्लीवेज होती है वो सुपरफिशियल होती है। लेकिन देखिए, यॉक जहाँ पे यॉक डिवाइड होनी होती है ना, यॉक डिवाइड होने पे क्या होता है, थोड़ा सा डेंस स्ट्रक्चर होता है एग, इसीलिए ना यहाँ पे डिवीजन थोड़ा वो करने का मूड में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रोलेसिटल सुपरफिशियल कह रहे हैं तो सिर्फ ये एनिमल हेमिस्फीयर जो ये वाला पोर्शन है, ये जो क्लियर कलर का पोर्शन है ना, वाइट कलर का पोर्शन है, ये सिर्फ इधर ही क्लीवेज होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रोलेसिटल सुपरफिशियल। तो मीज़ोलेसिटल, टीलोलेसिटल ये सब भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इनका एग्जांपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा प्लांट का ही है। प्लांट का जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तब आपको मिलते हैं ये सारे पिगमेंट्स। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि विच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स द फोटो सिस्टम फ्रॉम फोटो इनहिबिशन एट हाई इंटेंसिटी। तो आपको पता होता है कि हमारा यहाँ पे ना फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है, ये होते हैं। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एंटीना पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एंटीना पिगमेंट्स होते हैं। सो इनका काम क्या होता है, कोई लाइट अगर आता है वो डायरेक्ट एंटीना पिगमेंट्स में पड़ता है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर करके वो फोटो सिस्टम तक पहुँचती है। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 ऐसे करके पहुँचती है, ठीक है, जंप कर करके इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा पिगमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, स्लेट ने क्या दिया होगा ये मुझे नहीं पता, मैं अपना नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। सो डायरेक्टली अगर हम देखें तो कीरेटिनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली एंथोसाइनिन भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सो आंसर या तो सी और डी में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपको गूगल में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी कीरेटिनॉइड्स का रोल, कि ये प्राइमरीली कीरेटिनॉइड्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है फोटो इनहिबिशन के लिए। ये फोटो प्रोटेक्शन देती है। D1 और D2 प्रोटीन का भी यहाँ पे रोल आ जाता है, जो कि फोटो सिस्टम 1 का पार्ट होती है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती है। तो इसमें कैरोटिनॉइड्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, बट एंथोसाइनिन भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सी और डी में आपको आंसर मिल जाएगा कुछ एक, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी जो होती है, ए बी ना, प्राइमरीली इनका रोल होता है फोटो, ये जो लाइट है ना ये एब्जॉर्व करने के लिए,
ठीक है। ये एंटेना पिगमेंट्स का पार्ट होंगे, तो इनका प्राइमरी रोल होता है लाइट्स एब्जॉर्व करने के लिए। तो हम इसको तो ये दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आंसर कैरोटिनॉइड्स और सी और डी में से हो जाएगा। अब देखिए कि अब स्लेट का आंसर की कौन सा रिलीज़ करता है, क्या कहता है, क्योंकि स्लेट का मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक आप सोचेंगे ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको ये कहेगा, लेकिन आपको स्लाइड कुछ वेरिएशन की वजह से आंसर कुछ और हो जाता होगा। दैट मीन्स बहुत ही प्रिसाइज नॉलेज मांगती है स्लेट कि हाँ इसका ये अगर स्लाइड सा भी उसका रोल अगर आ जाता है, जैसे कि इस केस में देखा एंथोसाइनिन में अगर स्लाइड सा भी रोल हमने इसमें कंसिडर किया होगा तो आंसर एंथोसाइनिन भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन में। देखते हैं 10th क्वेश्चन में बोला गया ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लाइक सुक्रोज फ्रॉम सोर्स लीव्स टू सिंक ऑर्गन। यहाँ सोर्स लीव क्या है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स ये सोर्स लीव्स है। और सिंक ऑर्गन किसे कहते हैं? सिंक ऑर्गन वो होता है जिनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की जिनको ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्रोइंग लीव्स हो गया। ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट वो सिंक का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उनको चाहिए होती है एनर्जी या उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना, उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा देनी होती है क्योंकि अभी बड़े हो रहे हैं, सब कुछ अमाइनो एसिड एंड ऑल देना होता है, तो इसीलिए हम इसको सिंक कहते हैं और सिंक ग्रोइंग पार्ट में ज़्यादा होती है। तो इसमें कहा गया है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लाइक सुक्रोज फ्रॉम सोर्स लीव्स टू सिंक इज बेसिकली, हमें देखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा पाथवेज होती है, पैसिव होती है, फिर एक्टिव होती है, फिर सिम्प्लास्टिक एक्टिव होती है, फिर लोडिंग भी, बहुत सारे रोल्स आते हैं। तो इसमें हम अगर प्राइमरीली देखें जो ट्रांसलोकेशन होती है फ्लोएम के थ्रू, जो हमने देखी होती है कि मेसोफिल सेल्स होती है, यहाँ जाती है फ्लोएम पे, यहाँ उतरती है, फिर बंडल शीट सेल फिर यहाँ पे होती है, बहुत सारे यहाँ पे रोल आ जाती है, इंटरमीडिएरी सेल आती है, कंपेनियन सेल्स आती है, ये सारे सेल्स से जंप कर करके ये फ्लोएम में एंटर होती है, फिर फ्लोएम से एंटर होके ये जाती है सिंक सेल में जहाँ इसको ज़रूरत होती है। ये ग्रेडियंट के हिसाब से डिपेंड होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि अगर पूरा पाथवे तो ठीक है पैसिव हो गया है, पूरा पाथवे पैसिव हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्टिव भी देखने को मिलती है। एक्टिव हमें इस कंडीशन में देखने को मिलती है, मेसोफिल जो बहुत लोडिंग होती है ना, लोडिंग के टाइम इसको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लोडिंग के टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब लोडिंग के टाइम पे अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको एक्टिव कहेंगे। ठीक है, हम इसको एक्टिव कहेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो है पाथवे, वो हमारा मेजॉरिटी पाथवे हमें इसमें क्या मिलेगी? पैसिव मिलेगी। अगर इधर क्वेश्चन में अगर दिया जाता यहाँ पे कहीं पे भी एक्टिव मेंशन होता या फिर नन ऑफ द अबव होता तो भी हम उस पॉइंट को कंसीडर कर सकते थे। लेकिन सिंस यहाँ पे नन ऑफ द अबव या फिर एक्टिव का कुछ भी कंसिडरेशन नहीं किया है, तो हम इसमें मेजॉरिटी को देखेंगे कि मेजॉरिटी इसमें क्या कहा गया है। मेजॉरिटी जो फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन है वो हमें जो होती है वो हमें सिम्प्लास्टिक देखने को मिलती है, डेट मीन्स पैसिव देखने को मिलती है। एक्टिव हमें सिर्फ लोडिंग फेज में भी देखने को मिलती है, लोडिंग और अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे हमें एक्टिव देखने को मिलती है। ठीक है, इधर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अनलोडिंग कब होती है? जब फ्लोएम से सिंक सेल्स में उतरती है जो भी सुक्रोज है, सॉल्यूट्स है, उसे हम अनलोडिंग कहते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने देखा ए पैसिव प्रोसेस, ऑफकोर्स ए होगा। इसमें बोला गया है मीडिएटेड बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको पता होगा कि ये जो ट्रांसफ़र जो भी होते हैं, जितने सारे ट्रांसफ़र्स होते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रांसफ़र होती है वो ऑस्मोटिकली जनरेटेड होती है। ठीक है, ऑस्मोटिकली जनरेटेड मतलब कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने वाला सीन यहाँ पे होती है। प्रेशर जो भी ग्रेडियंट होता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये किस में देखने को मिलती है? ये वाला एरिया को हम कहते हैं, जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम का एक पार्ट होती है सीव ट्यूब। ठीक है, तो ये इससे हमारा सी ऑप्शन दिख जाता है। ये बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी ऑप्शन में देखते हैं कि अकम्प्लिश्ड विद इन द सीव ट्यूब दैट कनेक्ट्स सोर्स एंड सिंक ऑर्गन्स। सोर्स और सिंक ऑर्गन, ये सोर्स ऑर्गन है, ये सिंक ऑर्गन है। तो सोर्स और सिंक को कनेक्ट करने वाला जो है सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब वही हमें ये सब अकम्प्लिश करती है। ये सारा जो भी है ट्रांसलोकेशन वो हमें सीव ट्यूब देती है। तो इसीलिए अकम्प्लिश्ड विद इन द सीव ट्यूब्स दैट कनेक्ट सोर्स एंड सिंक ऑर्गन्स। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से हम देखते हैं तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, डेट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है। हम अभी बस ये 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
उसके आगे मैं और वीडियो में ले आऊँगी बाकी वाले क्वेश्चंस। तो 11 क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन इथाइलिन। सो आपको पता होगा कि इथाइलिन का रोल क्या होता है। इनिशियली तो ये फ्रूट राइपनिंग करती है, इसका इनिशियली रोल है फ्रूट राइपनिंग का, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग का। लेकिन जो है ओके हाँ फ्रूट राइपनिंग का, लेकिन ये ग्रोथ रिटार्ड भी करता है, इसका ये रोल है, ठीक है। अब इसका हर एक जो भी हार्मोन है, जो भी फाइटो हार्मोन है, हर एक फाइटो हार्मोन जो भी फाइटो हार्मोन है उनका एक एक प्रिकर्सर्स होते हैं। किसी का लिनोलेनिक होती है, ठीक है, बहुत सारे प्रिकर्सर्स होती है, जैसे कि ऑक्सिन का हमें देखने को मिलती है, IAA होती है, फिर ऐसे बहुत सारे प्रिकर्सर्स होते हैं। तो इसी प्रिकर्सर्स में जब हम इथाइलिन की बात करते हैं, ये आपको पाथवे में मिलेगी। तो इसमें एलेनिन, ABC ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ ACC होती है, ठीक है, ACC। तो ACC होती है, तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा A इज़ द आंसर फॉर 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ACC। आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गई है, पूरी वीडियो समझ आ गई है। क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं। और मोर ओवर मेरा एक और यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ वॉइस वेव एकेडमी, उसमें मैं थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स पढ़ाती हूँ जो CSI से रिलेटेड होती है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें अगर आपको हेल्पफुल रही है ये वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।